बात की थी कि एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन या वाहक क्या हैं सामाजिकरण के, जिनके माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। हम कहते हैं ना भाई, अगर मलेरिया भी हो रहा है तो वाहक है, एजेंट है, एक मच्छर है जिसकी वजह से मलेरिया हो रहा है, ठीक है ना। या फिर अगर हम देख रहे हैं डेंगू की बात करें तो डेंगू है जो वाहक है, एजेंट है उस एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए, ठीक। तो इसी तरह से सामाजिकरण की प्रक्रिया भी जब आगे बढ़ रही है तो एजेंट्स होंगे ना कुछ, जिनके माध्यम से वो जो पॉलिसी आप कराते हैं, एलआईसी में भी तो कुछ एजेंट्स हैं जिनके माध्यम से आप वो काम कराते हैं, है ना। तो एजेंट्स हैं सामाजिकरण की भी, सामाजिकरण की प्रक्रिया के वाहक हैं। जैसे फैमिली, फैमिली में आप पैदा होते हैं और परिवार सबसे पहले आपको सिखाता है, बेटा कोई घर में आए तो नमस्ते कहते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, पानी देते हैं, या लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, लड़के छूते हैं, वॉटेवर वॉटेवर, तुम ये कपड़े पहनोगे, तुम ये खाना खाओगे, तुम ऐसे बैठोगे, मुंह बंद करके खाओ। दुनिया भर की तमाम चीजें समाज में कैसे रहते हैं, उसका क्या तौर तरीका, नियम कायदे कानून है, ये सबसे पहले कोई अगर आपको सिखाता है तो वो है परिवार, जो कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण का एक वाहक है ना, कि सामाजिकरण के झंडे को आगे उठा करके आगे वाली जनरेशन को सिखा रहा है, ठीक है बात। तो फैमिली की जब हम बात करते हैं या परिवार की जब हम बात करते हैं तो फैमिली में ये फर्स्ट, एक तरह से हम कहते हैं ना, पहला शिक्षक जो है माँ होती है ना। तो ये मिनिएचर वर्जन है समाज का, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, मतलब समाज का छोटा रूप है, मिनी वर्जन है। भाई समाज में लोग होते हैं, परिवार में भी लोग होते हैं। फिर एजुकेशन हमें जो है सोशलाइज करती है। देखिए, अगर परिवार में आपकी इक्वालिटी देख रही है, आपने माता पिता को बराबर काम करते हुए देखा है, जेंडर के नाम पे आपको रोका नहीं गया कि नहीं ये त्योहार है, इसमें लड़कियां नहीं शामिल होंगी, इसमें लड़के होंगे, ये होगा वो होगा, अगर आपने ये सब देखा तो हो सकता है बच्चा भी वैसा ही बन जाए। कोई रिबेल बच्चा निकल जाए, विद्रोही, वो एक अलग बात है, अदरवाइज तो आप भी वैसे बन जाएंगे। अगर आपने माँ बाप को या लड़के लड़कियों में भेद होते हुए घर से ही देखा है तो हो सकता है आप भी फिर वही करने लगे। अगर आपके माँ बाप थोड़े प्रोग्रेसिव रहे हैं तो आपका उस तरह से सामाजिकरण हो जाएगा। तो जिस समाज में आप रह रहे होंगे वैसा आपका परिवार होगा, जैसा आपका परिवार होगा फिर आपकी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो आपके लिए भी वैसी हो जाएगी अजमा। एजुकेशन से आप सोशलाइज होते हैं, किस तरह की शिक्षा आप ले रहे हैं, है ना। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है कि आप को शिक्षा कहाँ दिलाई जा रही है, कैसी शिक्षा है। आप शिक्षा का फायदा तभी है जब वो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाए, आपकी सोच में, आपके सोचने के तरीके में, जीने के तरीके में परिवर्तन लेकर के आए। तो समाजीकरण भी जो है क्या है, एजुकेशन भी क्या है, आपका सामाजिकरण करती है कि एक पर्टिकुलर स्कूल से पढ़े हुए बच्चे, जैसे सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़े हुए बच्चे, उनको जो है सरस्वती वंदना आती ही होगी, है ना, उनको काफ़ी सारे मंत्र आते होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सामाजिकरण हुआ है, वो वहाँ का रूटीन है। जैसे मैं बुलंदशहर में थी, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल था वो, तो सुबह आधे घंटे की प्रेयर है जिसमें सरस्वती वंदना होगी, जिसमें संस्कृत वाली होगी, हिंदी वाली होगी, है ना, बहुत सारे मंत्र होंगे, आंख बंद करके प्रॉपर हवन भी होगा। जब नवरात्रि आ रहे हैं आपकी क्या कहते हैं उसको हनुमान चालीसा से लेकर के लास्ट में वंदे मातरम हो रहा है जब छुट्टी हो रही है, तो ये प्रक्रिया है वहाँ की। एक सर्टेन वे में आप कपड़े पहन रहे हैं, है ना। कोई आर्मी स्कूल से पढ़ा है, वहाँ अलग चीज़ें होंगी, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा है, अलग चीज़ें होंगी। कॉन्वेंट में मेरा भाई था तो वहाँ फादर और सिस्टर का कल्चर है ना। हमारे यहाँ तो उस तरह से नहीं था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता। हाँ, आचार्य जी बोलते हैं, कहीं पे दीदी बोलते हैं, टीचर्स को दीदी बोलते थे कई जगहों पे, तो वैसा सा है। लंच में भोजन मंत्र होगा, ठीक है ना। तो केंद्रीय विद्यालय में कुछ और होगा, कॉन्वेंट स्कूल में कुछ और होगा, है ना। तो एजुकेशन जो है आपकी, वो आपको सोशलाइज करती है। आपका रहने का, सोचने का, चलने का, फिरने का, बात करने का ढंग, बहुत कुछ आप एजुकेशन से सीखते हैं। आपका सोचने का तरीका, रिलीजन यानी धर्म, जिस धर्म से आते हैं आप। अब जैसे ये एक धार्मिक चीजें हो गई जो अभी मैं बात कर रही थी कि मंत्र वगैरह, तो जिस धर्म से आप आते हैं, आपके घर में पूजा की जाती है कि नमाज पढ़ी जाती है या दोनों होता है, तो हो सकता है आप दोनों सीख लें, हो सकता है आप दोनों सीख लें। पीयर ग्रुप्स की जब हम बात कर रहे हैं तो पीयर ग्रुप्स यानी साथी समूह, आप जिन लोगों में रहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, वो भी आपके रहने सहने पे, आपकी सोचने की प्रक्रिया पे, सामाजिकरण की प्रक्रिया पे कि आप कैसे समाज में फंक्शन करेंगे। अगर आपके दोस्त हैं जो कहते हैं अरे बड़ों की इज्जत में क्या रखा है, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप सोचते हैं नहीं यार ठीक है, मतलब हम आपस में जो बात करते हैं जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा के सामने भी वही बातें करें, तो ये क्या है, ये आपका डिफरेंट प्रक्रिया हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हम ये बात फिर नहीं कहेंगे कि जो है, दूसरा चश्मा मुझे चाहिए यार, ये भी खराब हो जाएगा, लूज हो जाएगा। देखो एक बार, तो ये कहानी है कि पीयर ग्रुप का भी आप पे प्रभाव पड़ता है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। तो ये सब सामाजिकरण की प्रक्रिया के वाहक हैं कि
आपकी फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप, फिर इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है आपकी, है ना। अगर आप गरीब परिवार से आ रहे हैं तो हो सकता है आप, जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है कि आपको बिस्किट, बिस्कुट और कुकीज, ये अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रेटा को दर्शाती हैं, तीनों ही शब्द जो है। कि हो सकता है एक बच्चा जो गरीब परिवार में रहता है बहुत, है ना, जिसके पिताजी मजदूरी पे जाते हैं, तो उसके घर में शायद बिस्कुट बोला जाता हो, है ना। एक बच्चा जो मिडिल क्लास में है मे भी, तो बिस्किट बोल रहे हो। और एक बच्चा जिसकी इकोनॉमिक स्टेटस या स्ट्रेटा जो है वो हाई है, तो हो सकता है उसके घर पे कुकीज बोला जाता हो। तो भाषा भी आपकी क्लास वाइज जो है चेंज हो जाती है कई बार। तो इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक स्थिति का जो है प्रभाव पड़ेगा आपकी सामाजिकरण की प्रक्रिया पे। इतनी बात सही है, बढ़ेंगे ज्योति अभी। लीगल सिस्टम, आपके यहाँ नियम कैसे हैं, ये बात शायद मैं लास्ट क्लास में भी बोल रही थी, रिपीट तो नहीं हो रही है। एक तो मैं इतनी जगह पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक, तो मुझे ही कई बार लगता है शायद ऑफलाइन में पढ़ा दिया था। हाँ, यहाँ तक ही हुआ था आपके यहाँ। तो अगर हम बात करते हैं तो लीगल सिस्टम पेपर OMR पे होगा भाई, है ना। आपका एक पेपर हम कराएंगे जनवरी में, तो प्रियंका कि जब आप आकर के ऑफलाइन पेपर दे पाएंगे, एकदम OMR शीट देंगे सब कुछ सीटेट वालों को। लीगल सिस्टम की जब हम बात कर रहे हैं तो देखेंगे डीट प्लस वालों के लिए कर सकते हैं या नहीं। लीगल सिस्टम की जब हम बात करें, यानी आपके यहाँ संवैधानिक जो नियम, कायदे, कानून हैं, नियम हैं, लॉज हैं, सऊदी अरेबिया या UAE या किसी और कंट्री में अगर बहुत सख्त हैं जो ट्रैफिक रूल्स हैं, और हमारे यहाँ नहीं है कि रेड लाइट भी जंप हो गई तो क्या ही हो जाएगा, है ना। वहां पे कई कई लाख के फाइन्स हैं कई बार। तो अंतर आ जाएगा आपके समाजीकरण में कि लोग रह कैसे रहे हैं वहां, कैसे बात कर रहे हैं, ईव टीजिंग कितनी हो रही है, क्राइम करते हुए डर रहे हैं कि नहीं डर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों का प्रभाव कई जगहों पे, जापान जैसी जगहों पे हो सकता है उनका कल्चर ही उस तरह का है कि बिना डर के भी वो, उनको तमीज ही है एक तरह से, वो सिविक सेंस इतना ज्यादा है कि रोड पे नहीं फेंक दे रहे हैं कुछ भी। चिप्स खाया तो गाड़ी में 2 मिनट रखा नहीं जा रहा, बैग में 2 मिनट रखा नहीं जा रहा, बाहर फेंक दो। ये भी समाजीकरण का ही पार्ट है ना। हाँ यार, ठीक तो पूरी तरह से नहीं हुआ दीक्षा अभी। लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं, यानी भाषा, तो भाषा भी आपको सोशलाइज करती है। आप जो भाषा आप जानते हैं वैसे ही आप सीरियल्स देखेंगे, मतलब वैसे ही आप नाटक देखते हैं, वैसे ही आप लिटरेचर पढ़ते हैं, वैसे ही आप लोगों को सुनते हैं। भाई अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में भी इंटरव्यूज देख सकते हैं, आप इंग्लिश की मूवीज देख सकते हैं, है ना। अगर आपको हिंदी आती है, उर्दू आती है, तो आप पाकिस्तानी ड्रामा भी देख लेंगे, आप कोरियन ड्रामा भी देख लेंगे ट्रांसलेशन में। तो ये क्या है, आप उस तरह की किताबें पढ़ लेंगे। तो भाषा भी आपको सोशलाइज करती है, आप अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, सुन पाएंगे। मीडिया तो अपने आप में एक बड़ी एजेंसी है ही जो आपको सोशलाइज करती है, ठीक है ना। कि जो मीडिया है कि आप क्या देख रहे हैं। शिनचैन कार्टून आता था, उसको बैन कराया गया, क्यों? क्योंकि बच्चे जो है देख करके जो सीख रहे थे वो व्यवहार अभद्र व्यवहार था, बच्चे गलत सीख रहे थे। और मीडिया जो है इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है। सामाजिकरण, बच्चे क्या तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून समाज में रहने के सीखेंगे, ये सारे ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे एजेंट्स इंपॉर्टेंट है। फैमिली हो, रिलीजन हो, स्कूल एजुकेशन हो, इकोनॉमिक स्टेटस हो, लीगल सिस्टम हो, या फिर आपका ये मीडिया हो, लैंग्वेज हो, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को। तो अगर ये कुछ खराब या अभद्र चीजें इसमें दिखाई जाएंगी तो फिर बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा। एक आध क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। वैसे तो आपको हर एक सेट में मिल रहे होंगे जो नोट्स आपको मिले हैं। PNG मेरे सिलेबस से नहीं मिलते हैं, उसका रीजन है क्योंकि मैं प्रॉपर बाइलिंगुअल आपको नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ, ठीक है ना। तो उसमें PNG की कोई नीड रह नहीं जाती है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं। सामाजिकरण के द्वितीयक कारक कौन से हैं। हमने पढ़ा कि सामाजिकरण के 2 प्रकार के कारक की हमने चर्चा की है, जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। प्राथमिक और गौड़ सामाजिकरण की जब हम बात कर रहे हैं, सोशलाइजेशन, ठीक है। प्राथमिक व गौड़। प्राथमिक में आपको पता है एक फैक्टर जरूर आएगा, कुछ आए ना आए, वो है फैमिली। द्वितीयक या गौड़ ये है फैमिली। फैमिली प्राइमरी होगी क्योंकि सबसे पहले आपका जन्म यहीं हो रहा है, सबसे पहले तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून समाज में रहने के आपको यहीं पे सिखाए जा रहे हैं। सेकेंडरी क्या है, गौड़। गौड़ या द्वितीयक कारक बोल देते हैं। इसमें आपका स्कूल तो आएगा ही आएगा, नेबरहुड का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। नेबरहुड कभी स्कूल के साथ आ जाए तो सेकेंडरी बन जाता है, फैमिली के साथ आ जाए तो प्राइमरी बन जाता है, ठीक है। फटाक से एक सवाल करो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के द्वितीयक कारक हैं। स्कूल, हाँ सेकेंडरी है। बुक्स,
बिल्कुल स्कूल का ही पार्ट है, मीडिया सेकेंडरी है, पेरेंट्स सेकेंडरी नहीं हो सकते। पेरेंट्स तो फैमिली है ना, जो सिबलिंग्स हैं आपके, इमीडिएट फैमिली है, वो तो सब परिवार का हिस्सा है। कोई बात नहीं, इसमें आप मेहनत करो, अपना जीवन बनाओ, भूल जाओ जो हुआ। पेरेंट्स यानी ये सेकेंडरी में नहीं आ सकते, ये तो फैमिली है, और फैमिली क्या है, प्राइमरी एजेंट होती है सोशलाइजेशन का। तो बच्चे के सिबलिंग्स यानी सगे भाई बहन जिसको हम कहते हैं, या जो उसके परिवार का हिस्सा है, तो प्राइमरी में आएंगे पेरेंट्स। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को अगर हम छोड़ दें तो ये तीनों सही हैं सेकेंडरी में। फर्स्ट सेकंड थर्ड का कहीं ऑप्शन है कि नहीं? हाँ, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को समझने में हो रही है? नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे, एक सवाल और आप कर लीजिए। टीचर्स आर, फिर हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे, क्योंकि सवाल के लिए आपको शीट में मिल जाएंगे बहुत सारे मौके। टॉपिक करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल तो मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी करा दूंगी समय के साथ, और यहाँ भी आपको इतने सवाल दिए हुए हैं हमने, काफ़ी सारे शीट्स जहाँ नहीं डली हैं वहाँ डल जाएंगे, एक बार चेक करना, तो वो आप वहाँ से भी इनफ प्रैक्टिस कर सकते हो, करा देंगे अर्चना। तो टीचर्स आर एडवाइज टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन, यानी शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह की गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुविधा के अलावा इसमें क्या मदद मिलेगी। यानी ग्रुप एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व करें, सिर्फ सीखना ही नहीं, और भी चीजें बेटर होंगी जब बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी करेंगे। भाई वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, टॉलरेंस की भावना आएगी, है ना। जरूरी थोड़ी है एक इंडियन क्रिकेट टीम में मान लीजिए 12 लोग हैं या 11 प्लेयर खेल रहे हैं तो सब एक दूसरे को बहुत प्यार ही करते हैं या फेवरेट हैं सब एक दूसरे के। हो सकता है कुछ चीजों पे किसी के विचार ना मिलते हो आपस में, लेकिन साथ में खेलेंगे क्यों, क्योंकि एक टीम है। तो टॉलरेट भी करना आना चाहिए, कोऑपरेट करना भी आना चाहिए, सहयोग भी आना चाहिए। तो सोशल स्किल्स भी आप सीखते हैं जब आप साथ में ग्रुप एक्टिविटी कोई करते हैं। वो दोनों ठीक करा दिए राठौर मैंने, ठीक। तो सोशलाइजेशन में भी हेल्प मिलती है जब आप ग्रुप एक्टिविटीज कराते हो, कि भाई अगर आप ग्रुप में कोई काम कर रहे हो तो आप सामाजिकरण भी हो रहा है, आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो। बच्चे एक दूसरे से भाषा सीखते हैं, एक दूसरे के खाने के बारे में सीखते हैं, एक दूसरे के ड्रेसेस के बारे में सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं बच्चे साथ में, ठीक है ना। तो एंग्जाइटी या वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट ये सब नेगेटिव चीजें ही नहीं, ग्रुप एक्टिविटी कराने का मतलब है एक दूसरे से पॉजिटिव चीजें भी आप सीखेंगे, या एक दूसरे से स्किल्स आप सीखेंगे। एक सवाल है आपका पैसिव एजेंसी को लेके, ये आखिरी सवाल है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का की निष्क्रिय एजेंसी है। फटाक से अब आप बताएंगे कि पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फटाक से बताएंगे आप पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। हेल्थ क्लब, फैमिली, पब्लिक लाइब्रेरी, इको क्लब, क्या होगा? देखो एक्टिव एजेंसी क्या है, जहां आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आप क्लासरूम हो सकता है आपका, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो हो सकता है आपका। हेल्थ क्लब हो सकता है, परिवार हो सकता है। लेकिन जहां आप हैं बट डायरेक्टली इंटरेक्शन आपका नहीं हो रहा, तो वो पैसिव सोशलाइजेशन में आ जाए। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी में आप जाते हैं, एक बुक इशू कराएंगे, चुपचाप से बैठ के पढ़ेंगे, आपस में बात करने नहीं जा रहे हैं वहां पे। तो नियम कायदे कानून पब्लिक लाइब्रेरी के भी हैं, मीडिया के भी हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। जब आप न्यूज देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वन वे है, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप तमीज से देख रहे हैं। ऐसे आप पब्लिक लाइब्रेरी गए तो वहां के कुछ सार्वजनिक पुस्तकालय के अपने नियम हैं, लेकिन आप वहां बातें करने नहीं गए। अगर आप बातें करेंगे आपको बाहर निकाल देंगे। तो आपको पता है बुक इशू करानी है, पानी यहाँ रखा हुआ है, मेरी सीट ये है, चुपचाप से पढ़ते रहना है। आप समाज वहां भी है, लोग वहां भी है, नियम कायदे कानून वहां के भी हैं, लेकिन एक्टिवली नहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पैसिव सोशलाइजेशन है, आप इनडायरेक्टली वहां के नियम कायदे कानून सीख ले रहे हैं, आपको कोई सिखा नहीं रहा है आकर के। तो ईको क्लब में तो बच्चे प्रॉपर एक्टिव रहते हैं, ग्रुप बना बना के, फैमिली में भी, हेल्थ क्लब में भी। पब्लिक लाइब्रेरी बनेगा यहाँ पे जो पैसिव होगा। जेंडर टॉपिक है आपका, इसको कर लेते हैं, 1 नंबर का टॉपिक है जेंडर, मतलब लिंग, या जेंडर को जेंडर भी कई बार कह देते हैं। 2 शब्द हम जनरली पढ़ते हैं, एक है आपका जेंडर और दूसरा है सेक्स, ठीक। जेंडर और सेक्स ये 2 शब्द हम पढ़ते हैं, क्या है, जेंडर और सेक्स। चलिए, तो जब हम जेंडर की बात कर रहे हैं, एक तरफ लिखते हैं जेंडर, दूसरी तरफ हम लिखते हैं सेक्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो जेंडर को जब आप हिंदी में बात करेंगे, जेंडर को जेंडर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लिंग भी लिख सकते हैं, कई बार लिंग भी लिखा आ जाता है। तो आपको इंग्लिश वाली साइड झांक के देख लेना है, पेपर हमेशा बाइलिंगुअल ही आता है, कोई भी एग्जाम हो, कि भाई, और इंग्लिश को भी वो फाइनल मानते हैं अगर हिंदी में कोई गड़बड़ हो भी जाए तो। हाँ बिल्कुल देख सकते हो अमृता सारी प्रीवियस क्लासेस। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो जेंडर क्या है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, जीएस से याद रखिएगा, जीएस तो पढ़िए ना जनरल स्टडीज, वैसा ही है। तो जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, ठीक है जी। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है, दिख रहा होगा यहां तक होपफुली, हाँ ठीक है, सामाजिक संरचना है जेंडर।
समाज के द्वारा निर्मित है। समाज ने कहा लड़कियां ये पहनेंगी, लड़के वो पहनेंगे, लड़कियां ये काम करेंगी, लड़का वो काम करेगा। सामाजिक संरचना है। लड़के लंबे बाल रखेंगे, लड़कियां छोटे बाल रखेंगी। अगर ऐसा होता तो आपके दिमाग में वो नॉर्मल लगता, ठीक है ना। हाँ, डलवा देंगे अनिल, डोंट वरी। तो अगर हम देखते हैं सेक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ठीक, यानी जैविक संरचना है। जैविक संरचना है। ठीक है, क्योंकि आपकी शारीरिक बनावट कैसी है ना। लड़कियां जो है वो प्रेगनेंसी या कंसीव कर पाएंगी, ये बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, ये समाज ने नहीं बनाया है। और लेकिन उस बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के चलते कई लोग उसको फालतू की बातें बना बना के जो है स्टीरियोटाइप करते रहते हैं, वो है सोशल कंस्ट्रक्ट। तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के शारीरिक बनावट हम सबकी अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जेंडर की। ये सेक्स है, यानी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है सेक्स। एस बी या बी एस से याद रख सकते हो, यानी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है सेक्स। और जी एस आपको पता ही है, जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। एक नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है और लोग इसमें घूम जाते हैं। अगर वो 2 फिल इन द ब्लैंक बना के दे देना, डैश इज डैश, डैश इज डैश, तो इतने में गलत कर देते हैं लोग पढ़ के, इतना बेसिक क्वेश्चन करने में भी, ठीक है ना। हाँ, इसमें आयुषी हम यही मान के चलते हैं, जेंडर चाहे वो थर्ड जेंडर की हम बात करें या जो भी है, तो वो सेक्स जो है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के बेसिस पे अगर बात हो रही है तो वो सेक्स है। और अगर समाज के कंस्ट्रक्ट के रूप में बात हो रही है तो वो जेंडर है। हाँ, कह सकते हैं अंकित कि जो नेचर ने बनाया है एक तरह से, जो सेक्सुअल डिफरेंस है या सेक्स है, वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। हमारी बायोलॉजी, हमारी जो जैविक संरचना है वो डिफरेंट है, वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग डिफरेंट है। ये सेक्स का मामला हो गया। जेंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सामाजिक संरचना है। समाज में जब हम बात करते हैं कि कोई काम क्या करेगा, कोई पहनेगा क्या, है ना, तो जो सोसाइटी ने कहानी बनाई हुई है वो जेंडर है। ठीक है, चलिए समझते हैं कहानी क्या है। थैंक यू नरेश। देखिए, जब जेंडर की हम बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी एंड जेंडर रूल्स। अब सबसे पहले कहानी ये आती है, ये मैंने 1 नंबर की चीज आपको बताई है, यहां से आपको इसको पकड़ के चलना है। ठीक, अगर हम देखें इक्वालिटी एंड जेंडर रूल्स, यानी समानता और लैंगिक भूमिकाएं। समानता एवं लैंगिक भूमिकाएं, यानी जब हम समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो क्या बात निकल करके आती है? लैंगिक भूमिकाएं। तो बात निकल करके आती है कि भाई इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि समान अवसर मिल पाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, पढ़ने की, घूमने की, अपनी राइट्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, यानी समान अवसर मिल पाए, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों, खाने के, पहनने के, पढ़ने के, खेलने के, कूदने के, बाहर जाने के, यही इक्वालिटी है। लेकिन जैसे ही हम जेंडर रूल्स में आ जाते हैं तो इक्वालिटी बहुत हद तक गायब हो जाती है। हाँ, फीमेल का प्रेग्नेंट होना सेक्सुअल एस्पेक्ट है या वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन उनको कहना कि खाना वही बनाएंगी, ये जेंडर वाली कहानी है। खाना कोई भी बना सकता है। कैसे 5 स्टार में सारे शेफ जो है मेल्स हैं, ठीक है ना। तो खाने पे या किसी काम पे नाम नहीं लिखा हुआ कि झाड़ू कह रही है नहीं लड़कियां लगाएंगी तो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल अदिति। तो वो सोशल कंस्ट्रक्ट हमारा ऐसा है कि हम शायद उतने अवसर नहीं दे पा रहे लड़कियों को जितने मिलने चाहिए, या बराबरी की जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इक्वालिटी कहती है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड राइट्स टू लिव, टू वर्क, टू गेट एजुकेशन, ये सब चीजें। ठीक, तो जेंडर रोल्स जब हम कह रहे हैं तो जेंडर रोल्स भूमिकाएं हैं कि महिलाएं ये खाना बनाएंगी, पुरुष ये करेंगे, फलाना बाहर जाएंगे, है ना। तो ये सब जेंडर रोल्स का पार्ट है। तो इन जेंडर रोल्स को भी हमें फ्लेक्सिबल करना है, ये नहीं जो समाज में चला रहा है वो सही है ना। तो जेंडर रोल्स किस तरह के होने चाहिए? इस तरह के होने चाहिए। आपको दिख रहा होगा कि एक फैमिली है जिसमें उसके पिता हैं बच्चे के और माता हैं और बच्चा भी है, साथ में मिलकर खाना बना रहे हैं। ये इधर अंडे रखे हुए हैं, इधर कोई आटा रखा हुआ है और मिलकर के 3 लोग किचन में काम कर रहे हैं। तो ये बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा सीखेगा खाना कोई भी बना सकता है ना। इसमें जेंडर रोल का काम नहीं है कि सिर्फ जो है मम्मी का ही काम है कि मम्मी तो खाना बनाएंगी और पापा बैठ करके रिमोट लेके टीवी देखेंगे, ठीक है ना। इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स की जब हम बात करते हैं तो द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, जेंडर रोल्स होते क्या हैं? जेंडर रोल्स समाज की अपेक्षाएं हैं हमसे। द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स दैट डिफाइन हाउ इंडिविजुअल्स शुड बिहेव, थिंक। सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स, समाज की आकांक्षाएं और जो प्रथाएं चली आ रही हैं,
दैट डिफाइन हाउ इंडिविजुअल्स शुड बिहेव, जो ये डिफाइन करती हैं कि मनुष्यों को, लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए। अरे तुम तो बहुत उल्टे जवाब देती हो, लड़कियों को ये शोभा नहीं देता। ये क्या है? ये समाज एक्सपेक्ट कर रहा है, समाज कह रहा है हम जैसे कह रहे हैं वैसे सोचो, हम जैसे कह रहे हैं वैसे बिहेव करो, ठीक है ना। लेकिन शुड बिहेव, थिंक एंड फील बेस्ड ऑन देयर असाइंड सेक्स, यानी सेक्स के बेसिस पे समाज की आपसे आकांक्षाएं कि आप एक सर्टेन वे में कपड़े पहनो, सर्टेन वे में बिहेव करो, सर्टेन वे में फील करो। अरे लड़की हो सॉफ्ट रहो, क्यों? गुस्सा तुम पे थोड़ी शोभा देता है, अगले घर जाना है। ये सब कहां से आया है? ये समाज ने आप में कोड किया है जेंडर रोल्स के माध्यम से। जेंडर रोल टाइपिंग की गई है, जैसे कंप्यूटर पे टाइप किया जाता है ना, कि एक सर्टेन सेक्स के आधार पे आपने एक्सपेक्टेशन ही सेट कर ली। तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के आधार पे अपनी मर्जी से एक्सपेक्टेशन सेट कर लेना, ये कोई इक्वालिटी का उदाहरण नहीं है, ये जेंडर रोल्स का उदाहरण है, जो समाज ने आपसे अपेक्षाएं, अपने नियम, अपने कायदे कानून बायोलॉजिकल डिफरेंस के बेसिस पे अपनी मर्जी से बना दिए हैं, है ना। तो वो जो है फिर इनइक्वालिटी जैसे ही मामला हो जाएगा। हम चाहते हैं इक्वालिटी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जेंडर इनइक्वालिटी इतनी है, लड़की को पैदा होने से पहले ही हमारे देश में आप लैंगिक जांच नहीं करा सकते हैं बच्चे की जब गर्भ में है वो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर बच्चा जो है मेल चाइल्ड हुआ, बेबी बॉय हुआ तो कोई नहीं मारेगा, बेबी गर्ल हुआ तो पक्का जो है निश्चित है, ठीक है ना। तो वो कहानी है। तो जेंडर इक्वालिटी, या इक्वालिटी से भी एक बेटर शब्द होता है इक्विटी। इक्विटी होता है नीड के आधार पे आप प्रेफरेंस दे रहे हैं या बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि बिहार में जो है लड़कियों को रिजर्वेशन है जॉब्स में, लड़कों को नहीं है। अब कोई कहेगा ये तो इनइक्वल मामला है, ये तो बायसनेस हो रही है जी। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जमानों से, या आप जो रेट देखेंगे कि कितनी लड़कियां हैं जो 12वीं तक आते आते स्कूल ही छोड़ देती हैं, उसमें लड़के और लड़कियों का रेट देखेंगे तो लड़कियों का ज्यादा निकलेगा, क्योंकि शादी की जो तमन्ना है घर वालों की वो लड़कियों के केस में ज्यादा है कि जितना पढ़े पढ़ लें, नहीं तो शादी कराओ, ठीक है ना। तो नहीं, समाज की बात सब कुछ नहीं मानना है आशुतोष। सामाजिकरण मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, हर चीज को कंफर्म कर लेना वो बहुत अच्छी बात नहीं है। एक क्वेश्चन आता है कि बाकी ग्रुप में आपके जो लोग हैं, 15 लोग हैं मान लो, या 5 लोग हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं, आप एक टीचर हैं और आपने भी डिसाइड किया जैसे बाकी टीचर्स कपड़े पहनते हैं आप भी पहन के चले गए, ये कन्फॉर्मिटी है, अनुपालन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। लेकिन समाज की हर बात को मान लेना, गलत कुरीतियों को भी बढ़ावा देना, तो वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है ना। कुछ हद तक कंफर्मिटी या समाज के नियम कायदे कानून के साथ चलना वो एक ठीक है, लेकिन जब आपको पता है आपके वैल्यू सिस्टम के हिसाब से या समाज में कोई गलत प्रथा चली आ रही है, तो उसको बदलने के लिए अपने जीवन में एटलीस्ट कि आप ऐसा नहीं जिएंगे, चलता होगा दहेज जहां चलता होगा, हम तो नहीं लेंगे या नहीं करेंगे ये चीज, तो ये बेटर है। नहीं तो फिर कोई चेंज नहीं आएगा। समाज सोशलाइजेशन कोई फिक्स प्रोसेस थोड़ी है, कोई भी प्रोसेस जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग है और चलती रहेगी, चेंज आता रहेगा उसमें। अगर चेंज नहीं आएगा तो समाज एक जैसा ही रह जाएगा। आज से 50 साल पहले जैसा समाज था आज थोड़ी है, बदलाव कुछ लोग तो कर रहे हैं कोशिश, है ना। कितने लोगों शहीद हो जाते हैं ऐसे, तो फिर आज़ादी भी नहीं मिलती हमें। अगर जो उस टाइम पे सही था चला आ रहा था, एक टाइम पे सती प्रथा भी सही थी, तो चलने देते क्या? नहीं चलने देते, ठीक। तो अगर हम इक्वालिटी और इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई बिहार में जो है या लड़कियों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, या D+B में जो है फीस नहीं है फॉर्म भरने की लड़कियों के लिए, तो वो इक्विटी के तहत है। अगर आप इक्वालिटी की बात करेंगे तो लड़के कहेंगे अरे ये क्या बात हुई यार, मुझे तो जो है हमें तो फॉर्म की फीस भरनी पड़ रही है, तुम्हें तो भरनी नहीं पड़ती है। तो आपको देखना पड़ेगा, लड़कियों को पढ़ाने के लिए वैसे भी बहुत लोग राजी नहीं है। बराबरी की बात तब होती है जब दोनों सेम जगह पे खड़े हों। जब एक व्यक्ति पहले ही नीचे है, दबा दिया गया है समाज के माध्यम से, तो उसको तो पहले ऊपर लाया जाएगा। भागोगे तो बराबर वहां से भागो ना। एक व्यक्ति पहले ही खड़ा है 100 मीटर आगे, है ना, और दूसरा व्यक्ति बेचारा 100 मीटर पीछे खड़ा है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है तो किस बात की रेस, किस बात की इक्वालिटी? तो आपको तो पहले इनका उत्थान करना पड़ेगा ना। जब तो हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, कि इक्वालिटी की बात तो तब होगी तो आप एक्स्ट्रा नीड के हिसाब से प्रेफरेंस देते हैं, वो इक्विटी है, वो इक्विटी है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसी सी कहानी है कि जब हम कह रहे हैं कि इक्वालिटी क्या है, जस्ट समान अवसर दे दिया आपने, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स, कि भाई महिलाएं भी वोट दे सकती हैं, पुरुष भी वोट दे सकते हैं, है ना। ये अभी सऊदी अरेबिया में आई थिंक कुछ साल पहले ड्राइविंग लीगल हुई है फीमेल्स के लिए। सोच रहे हो, इक्वल राइट्स के नाम पे ड्राइविंग भी नहीं कर सकती हैं महिलाएं, ये स्थिति थी। या दुनिया भर में वोटिंग राइट्स भी फीमेल्स के बाद में आए। तो इक्वल राइट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो इक्वल राइट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इक्वालिटी तो बराबर बांटना है, कि एक रोटी है 2 लोगों में बांट दी, हो सकता है एक की नीड ही कम हो, ठीक है ना, हो सकता है एक व्यक्ति 2 दिन से भूखा हो। इक्विटी की जब हम बात कर रहे हैं, इक्वालिटी ये है समानता, जिसको हम कह रहे हैं बराबरी। इक्वालिटी है एज पर द नीड। अगर आपको जरूरत है कि लड़कियों के उत्थान की, तो हमारी सरकार क्यों चला रही है फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ?
ये क्यों जरूरत पड़ रही है हमें कहने की? क्योंकि पहले से ही बहुत सारी भ्रूण हत्याएं, लड़कियों के पैदा होने पे सरकारी अस्पताल में पैसे देने पड़ रहे हैं कि भाई इनको जिंदा तो रखें, लाइबिलिटी ना समझें। ये इक्विटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इक्विटी का उदाहरण है कि आपको किसी एक जेंडर को प्रेफरेंस देनी पड़ रही है या महत्व आप दे रहे हैं, या उनके लिए जैसे दिल्ली सरकार में जो मेट्रो और क्या कहते हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री किया गया फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनको वैसे भी बहुत ज्यादा मौके दिए नहीं जा रहे हैं। अगर उनके लिए फीस नहीं होगी, फ्री होंगी चीजें, तो शायद ज्यादा माँ बाप भेज दें। तो इक्विटी की जब हम बात कर रहे हैं, यानी यह है समता। तो इतनी सारी स्कीम्स फीमेल्स के लिए क्यों चलानी पड़ रही हैं? क्योंकि अभी आप जबान से तो कह देते हैं कि सब बराबर है, हमारे घर में तो देखो इक्वालिटी होती है। एक घर ढूंढ के दिखा दो, रेयर मिलेगा कहीं पे, जहां एक्चुअल में इक्वालिटी की बात हो रही होगी। बाहर बाहर से दिखना बहुत अलग चीज है ना? तो आप अपने जीवन में बदलाव ले आए, बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है ना? एनीवे, इक्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं, समता है एज पर नीड, नीड के हिसाब से आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ठीक है? कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो एक अलग चीज है, उसके आधार पे आप स्पोर्ट्स में भी नियम अलग बना दे रहे हो, वो एक ठीक बात है कि बायोलॉजिकली हम डिफरेंट बने हैं। लेकिन ये कहना कि भाई जब बायोलॉजिकली तो लेकिन फिर सभी डिफरेंट बने हैं, क्या सारे पुरुष 130 किलोग्राम वजन उठा लेंगे? नहीं उठा सकते। सारी महिलाएं नहीं उठा सकती। लेकिन कर्णम मालेश्वरी उदाहरण है जो 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। मैरी कॉम उदाहरण है। अगर लोग कहते हैं कि महिलाएं गणित में जो है कमजोर हैं, तो शकुंतला देवी उदाहरण है। ड्राइविंग की जब हम बात करते हैं तो हमने मौके कितने दिए हैं? अभी कुछ दिन पहले मैं डेटा पढ़ रही थी, शायद यूके की बात थी, वहां 100 लोग अगर ड्राइविंग लाइसेंस है 100 लोगों के पास, तो 50 उसमें से महिलाएं हैं, यूके या यूएस में। हमारे यहाँ अभी भी 10-20% रेट नहीं है कि 100 लोगों को अगर ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो रहा है तो उसमें से शायद 10 या 20 ही महिलाएं होंगी। तो जब मौका ही नहीं मिलेगा तो ये सब क्या होगा? कहां से इक्वालिटी की हम बात करेंगे? तो इक्विटी होती है नीड के आधार पे। ये आप एग्जांपल से भी देख सकते हो इस पिक्चर में कि इक्वालिटी क्या है कि तीनों को बराबर का एक प्लेटफॉर्म दे दिया, 3-3 इंच का, 3 लोग हैं, लेकिन तीनों की हाइट भी तो अलग है। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसकी हाइट पहले ही 6 फीट थी, उसको वैसे ही दिख जाता बिना स्टूल के ही, तो उसको तो आपने ये वैसा ही है जैसे रिजर्वेशन क्यों है देश में। अब उसका कोई गलत फायदा उठा रहा है कि किसी के माँ बाप जो है पहले से क्लास 1 अधिकारी हैं और फिर भी उसको जो है अपनी जाति के आधार पे जो है वो लेना है रिजर्वेशन, तो वो गलत है। एक्सप्लॉयटेशन जो है वो गलत है। मतलब किसी भी रिजर्वेशन का आया जो आपको आगे उत्थान के लिए मिला था, जिनको जरूरत नहीं है वो भी फिर ऐसे तो होता ही है। कितने सारे महिलाओं के पक्ष में जो है नियम बनाए गए हैं देश में, वो बनाए गए अच्छे के लिए, लेकिन गलत लोग इस्तेमाल करते हैं। गलत लोग किसी भी जेंडर में हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, है ना? जो बाकियों के लिए भी जो है सत्यानाश कर देते हैं बेचारे, जो जिनको एक्चुअल में जरूरत है वो जाके कभी दहेज का मामला भी नहीं कह पाती हैं, और कितने सारे फेक केसेस भी लगाए जाते हैं। समझ रहे हो? तो इक्वालिटी में अब यहाँ पे इक्वालिटी कोई अच्छी बात तो है नहीं कि जिसकी हाइट कम है इसको, और जिसकी इतनी कम है उसको आपने सेम जगह पे तो खड़ा कर दिया, लेकिन वो तो भाई उसकी हाइट तो अलाउ ही नहीं कर रही उस चीज को। ठीक है ना? इक्विटी ये है कि भाई इसका तो बिना इसके काम चल जाता है, इस प्लेटफॉर्म के भी ये भी देख ले रहा था, लेकिन ये जो जिसकी हाइट सबसे कम थी उसको 2 प्लेटफॉर्म मिल जाते। समझ रहे हो बात को? तो ये इक्विटी है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली अदिति, हमारे यहाँ हालत ऐसी है कि हम कह रहे हैं कि भाई छोटे कपड़े पहने थे इसलिए रेप हो गया। कोई सेंस है इस बात की? नहीं, मानसिकता नहीं बदलेंगे लेकिन लड़कों की। सब तो ऑफकोर्स ऐसे नहीं है, बट ये समाजीकरण है इस तरह का। कई लोगों को तमीज सिखाई नहीं जाती। जितना पाबंदियां लड़कियों पे हैं उसकी आधी भी अगर हम उस तरह से बड़ा करें लड़कों को, तो बहुत सारी चीजें शायद बदल जाएंगी। देखिएगा, पड़ोसी कोई सोशलाइजेशन नहीं है। नेबरहुड फैमिली के साथ लिखा हो तो प्राइमरी में आ जाएगा, और परिवार के साथ लिखा हो तो सेकेंडरी में आएगा। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है नेबरहुड का। ठीक है ना? देखिएगा, बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी यानी असमानताओं के आधार कौन से होते हैं, यानी जिसके बेसिस पे समानता नहीं, कहाँ कहाँ असमानता कर सकते हैं लोग, तो हर जगह कर सकते हैं। सेक्स के आधार पे कि मेल हो के फीमेल हो, इस आधार पे, है ना? कि लड़की हो जाए तो ऐसा पेट में दर्द हो जाता है कई लोगों के आज भी। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एज, आयु के आधार पे कि मैं तुमसे बड़ा हूं, तो उसके आधार पे इनइक्वालिटी कई बार लोग करते हैं। कास्ट के आधार पे लोग अपने आप को बड़ा समझते हैं कि हम ऊंची जात से हैं जी। गांव वगैरह में चले जाओ, आपको छोटी जात के लोग खाट पे भी नहीं बैठेंगे आपके साथ, क्योंकि वो दिमाग में उनके सेट कर दिया गया है। कोई ऊंची जाति से आ जाए तो उनको कहेंगे जी आप इधर बैठ जाओ सिराने, हम इधर बैठ जाएंगे। ठीक है ना?
डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर इनइक्वालिटी भर भर के है। आप एक बड़ी गाड़ी से जाइए, लोग इतना सम्मान देते हुए नजर आएंगे आपको। आप बेचारे एक गार्ड हैं या कुछ और हैं, मतलब बेचारे क्या समाज ने बना दिया बेचारे, वो तो काम तो अपना कर ही रहा है वो व्यक्ति। तो आप साइकिल से जाइए, आपको देखिए 5 स्टार में घुसिए आप साइकिल लेकर के, कैसी शक्ल बनाएंगे लोग आपको देख करके। या हो सकता है कई लोग तो नोटिस ही ना करें अगर आप वहां काम करने जाते हैं। जो लोग आपके आसपास काम कर रहे हैं, कोई हंस के स्माइल पास करने को तैयार नहीं है ना। उनको ऐसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ रहे हो? तो कहानी ऐसी सी है कि जो असमानता का आधार है वो दुनिया भर का, जबकि एक बेसिक रिस्पेक्ट तो हर कोई डिजर्व करता ही है ना। भाई जिम में एक महिला जो आज सुबह ही मैं चली गई थी बहुत दिनों बाद, साफ सफाई करनी, तो क्या मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई उनकी तरफ हंस के नहीं देख सकता, उससे कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंसान है, मुस्कुरा दिए देख करके आप, वो एग्जिस्ट तो करता ही है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि बस मुंह बना के रहेंगे। तो आपसे बड़ा कोई दिख जाए आपको पैसे में, रुतबे में, तो आप भागे भागे आते हैं। मतलब मैं आपको नहीं कह रही हूँ, पर्सनल मत ले जाना, बट ये आप देखते हो कि ये सब चीजें इनइक्वालिटी का आधार बनती हैं समाज में, कि आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, एज, सेक्स, सब। हाँ, अंकित उसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, ये कहने से काम नहीं चलेगा। फिर आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आप चाहते हैं ना। आप चाह रहे हैं आपके घर में भी आके रहे कोई, नौकरी भी आपसे बेहतर हो, है ना। बहुत सारी चीजें हैं उसमें, बहुत इफ एंड बट्स हैं। चलिए खैर, तो ये इनइक्वालिटी के आधार बन जाते हैं कि सेक्स के आधार पर लोग इनइक्वालिटी करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे जो है करते हैं लोग इनइक्वालिटी। अब जेंडर रोल्स की बात करते हैं। जेंडर तो हमने पढ़ लिया मेल फीमेल, वो भी सोशल एक्सपेक्टेशन समाज की आपसे क्या है, सामाजिक संरचना है। बिकमिंग मैन और वुमेन, कैसे समाज महिला और पुरुष को बनाता है, जेंडर रोल्स में ढालता है, उस पर बात करते हैं। एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, अ पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज, यानी वो कैसे चलता है, कैसे खड़े होता है, कैसे बात करता है। अ पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज, द वे अ पर्सन वॉक्स, टॉक्स, वर्क्स और इवन थिंक्स इज प्री डिटर्मिन्ड बाय सोशली मेड जेंडर्ड रूल्स। यानी एक किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, व्यक्ति जिस तरह से चलता है, बात करता है, काम करता है, यहाँ तक कि जैसे सोचता है, वह सामाजिक रूप से बनाई गई भूमिकाओं से पहले से निर्धारित होता है। यानी जेंडर रूल्स जो हैं वो क्या है, सोशली मेड जेंडर्ड रूल। समाज ने निर्धारित कर दिया है कि अगर आप एक पर्टिकुलर जेंडर से हैं तो आप ऐसे चलिए, आप ऐसे नजाकत से रहिए, आप ऐसे सोचिए, आप ऐसे बोलिए, आप तो धीमी आवाज में बात करिए अगर आप लड़की हैं तो, है ना। आप तो घर से बाहर निकलिए भी मत, आप तो अकेले जीने का सोचिए भी मत, आपको तो 4 पुरुषों की जरूरत होगी तब आप जी पाएंगे। ये सब क्या कहानियां हैं, सामाजिक ऐसे जेंडर रूल्स भरे जाते हैं दिमाग में। और कई जगहों पे ये हो सकता है कि क्योंकि समाज का स्ट्रक्चर वहां वैसा है, लेकिन आपकी सोच तक पे कितना प्रभाव है समाज का, देख रहे हो। सिमोन दे बुआ का एक कोट है कि विमेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड बाय सोसाइटी। महिलाएं पैदा नहीं होती, उनको बनाया जाता है समाज के द्वारा। अगर बचपन से एक लड़की जब वो खेल रही थी, कूद रही थी, उसको कोई सेफ्टी का इशू नहीं होता है ना, उसको कहीं आने जाने से नहीं टोका जाता, वो चाहे जो चाहे कर सकती, ये थॉट के साथ अगर वो हो रही होती तो क्या होता था, तो हम कह देते कि कोई दिक्कत नहीं, जेंडर रूल की दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन लड़की का जिस तरह से सोशलाइजेशन हो रहा है और लड़के का जिस तरह से हो रहा है, लड़की को तो कहा जाए तुम तो घर के काम सीख लो भाई, तुम्हें अगले घर जाना है। आधे से ज्यादा लड़कों को नहीं आते हैं घर के 2 काम भी, उनको कोई नहीं कह रहा है ना। वॉट अबाउट न्यू जेंडर्स लाइक गे एंड अदर्स, अभी आएंगे उस पर वेद प्रकाश। वो नए जेंडर नहीं है, जेंडर आइडेंटिटी है, और वो सेक्सुअलिटी एक अलग कॉन्सेप्ट है। हाँ, लड़का अगर सॉफ्टली बोले तो वो कम मर्द हो जाएगा, शिवम, एग्जैक्टली। और कई लड़कों की बेचारों की आवाज ही पतली है, तो वो बेचारा तो समाज बना दे रहा है, बेचारा तो क्या ही है उसमें, है ना भाई। किसी की भी आवाज कैसी भी हो सकती है, 2 इंडिविजुअल्स दुनिया में सेम नहीं होते, जेनेटिक मेकअप से लेके सब कुछ डिफरेंट हो सकता है। किसी को हो सकता है पसंद हो। अभी करण जौहर का मैं कुछ टाइम पहले कोई क्लिप देख रही थी कि बच्चे जो है क्लास में बहुत मजाक उड़ाते थे आसपास, क्योंकि वो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स सो कॉल्ड जो समाज कहता है वो उनके अंदर ज्यादा थे। तो ठीक है, मतलब मैं कोई बॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, कोई अच्छा काम करता है तो देख लेती हूँ, बट वो हीरो वर्शिप तो मेरे अंदर है नहीं, ठीक है ना। तो फिर भी ये सुन के गलत तो लगता ही है कि एक बच्चा, अभी दिल्ली में शायद कोई केस हुआ था कि वो बच्चा जो है होमोसेक्सुअल था, तो बाकी बच्चों ने इतना मजाक उड़ाया है उसके साथ, इतनी छेड़छाड़, इतने सारी चीजें आई। तो दुनिया कठिन तो है ही। अब पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज, यानी एक व्यक्ति कैसे चलता है, क्या पहनेगा, लड़की हो बाइक क्यों चलाती हो, स्पोर्ट्स में क्यों जाती हो, हमारे यहाँ तो लड़कियां स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी, ये सब क्या है, ये जेंडर रोल में ढाला गया है आपको समाज के द्वारा, है ना। और ये कोई बहुत सही नहीं है कि जेंडर रोल्स
से फिर स्टीरियोटाइपिंग भी आ जाती है। ठीक है ना। अब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, अभी आएंगे उस सब पे हम कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है, जो आप होमोसेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, वो जो बातें हैं सब पे बात करेंगे। हाँ, सोसाइटी को जितना बोले उतना कम है। और दूसरा, आप कैसे जिएंगे अपना जीवन, आपके आसपास या आपके बच्चे कल को या आपके स्टूडेंट्स, उनको आप बदलाव कर पाएंगे या नहीं, वो जो है आपको देखना है। जैसे मुझे लगता है कि मेरा भाई अपने आप में बहुत ही सही है इस मामले में, वो काफ़ी सेंसिटिव है, या कई सारे मेरे दोस्त जो इस चीज़ को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं, या उनके दिमाग में शायद वो चीज़ उतनी नहीं है, कहीं किसी लेवल पे होगी, वो थोड़ा सा मुश्किल है कि एकदम मेटा लेवल पे अगर आप देखोगे तो लोगों में मिल जाती है। लेकिन अगर मैं उसको देखती हूँ द वे ही इज़ ग्रोइंग अप, तो बहुत कई बार वो देख ले यार, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ड्राइव कर रही होती हूँ, हम ट्रिप पे भी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो यार लोग ऐसे क्यों देखते हैं, जैसे पता नहीं मतलब क्या देख लिया वो लोग, मैं कोई बात नहीं, देखने दे क्या होगा उससे। तो वो आप कई बार आपको पता लग रहा होता है जब आप एक अलग दुनिया से, क्योंकि माय फादर पास्ड अवे इन 2020, तो पिछले 5 साल से वो तो हम सब के अराउंड ही बड़ा हुआ है, चाहे वो मेरी सिस्टर हो, मेरी मदर हो, मैं हूँ। ठीक है ना। तो वो जो सोच का नजरिया है वो चेंज हो जाएगा। या आप किस तरह से बड़ा कर रहे हैं अपने बच्चों को भी, फॉर दैट मैटर, कि आप उनमें बचपन से ही स्टीरियोटाइप भर दे रहे हैं, या फिर आप सेंसिटिविटी या इक्विटी डेवलप कर रहे हैं। समझ रहे हो। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जब हम बात कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कई बार पीयर ग्रुप, कई बार स्कूल, कई बार टीचर्स, फैमिली का तो खैर बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना। हाँ, वही बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, कि आप वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। बिल्कुल हो जाएगा भाई 8 फरवरी से पहले निशु। स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आवर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम पर्सन्स और ग्रुप। स्टीरियोटाइप क्या है, लैंगिक रूढ़िबद्धता क्या है। देखिए, रूढ़िबद्धता शब्द अगर आप सिर्फ जेंडर हटा के भी इसको पढ़ेंगे तो स्टीरियोटाइप का मतलब है कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, पूर्व निर्मित धारणाएं हैं जो चली आ रही हैं, कि कुछ लोगों के बारे में, कुछ जाति के बारे में, कुछ ग्रुप के बारे में, या किसी जेंडर के बारे में, लड़कियां कमजोर होती हैं, ये एक स्टीरियोटाइप है, चला आ रहा है। स्टीरियोटाइप में कोई लॉजिक होगा, कोई साइंटिफिक इसमें प्रूफ होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स की जब हम बात करें तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स रेफर टू आर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम पर्सन्स और ग्रुप्स, यानी रूढ़िबद्धताएं कुछ व्यक्तियों या समूहों के बारे में हमारी पूर्व निर्मित धारणाओं को संदर्भित करती हैं। इसमें कोई भी ऐसा कोई सेंस होगा या फिर कोई साइंटिफिक एविडेंस होगा इसके पीछे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्टीरियोटाइप है, इसका मतलब स्टीरियोटाइप फॉर अ रीजन है, कि आपने जनरलाइज्ड परसेप्शन बना लिया है कि 4 लड़कियां आपको दिखी कि बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो आपने 5वीं भी मान लिया कि ये भी ऐसी ही होगी। ठीक है ना। तो ये स्टीरियोटाइप है जो आपने बना लिया है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, आपने उसके पीछे का रीजन नहीं देखा, लड़कियों की ड्राइविंग कमजोर है, तो आपने मौके कितने दिए भाई, लड़कों को जितने मौके मिले उतने आपने दिए, कि अपनी बेटी को भी नहीं दिए। हर चीज में आपने बड़ा ही ऐसे किया है कि डर बिठा दिया, तो वो बाइक भी चलाती है तो डरते डरते चलाती है, क्योंकि इज्जत का सारा जो ठीकरा है वो लड़कियों के सर है ना, और संपत्ति का सारा जो मजा है वो लड़कों के सर है। तो ये खैर, मैं तो जेंडर न्यूट्रल होकर के चलती हूँ, मैं तो इंसान को आप सिर्फ इंसान के रूप में देख पाए, बाद में आप जेंडर के बारे में कभी सोचें, वो एक अलग चीज है, बट ये हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो स्टीरियोटाइप वो है जो चला आ रहा है, उसी को आपने सच मान लिया कि लड़कियां रोती नहीं है, लड़के अगर सॉफ्ट हों या रो दें तो भाई चूड़ी पहन लो, तुम तो वीक हो गए, ये भी गलत है। लड़की काम ना करे तो नॉर्मल मान सकता है समाज, लड़का घर बैठ जाए तो बड़ी मुश्किल की बात है, हालांकि दोनों को ही करना चाहिए। ठीक है ना। प्राची, लोग हैं ना खराब, क्या कर सकते हैं उसमें, लोग हैं खराब, स्टीरियोटाइप में वर्क तो करते हैं लोग। कह रही हैं कश्मीर अटैक के बारे में क्या सोचते हो आप, जेंडर और रिलीजन के आधार पे, तो कंडीशनिंग है ना। स्टीरियोटाइप जो फॉलो करने वाले लोग हैं, तो बाकी लोग वो तो प्रमोट क्या कर रहे हैं कि यही करो, आप बट जाओ सब, तो बटना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। समझ रहे हो। तो आप कुछ 4 उदाहरण देख करके अगर आज़ादी में शहीद हो गए थे लोग, तो फिर तो आज़ादी मांगते ही नहीं, अगर विद्रोह चल रहा था तो ऐसे तो डर से तो फिर आप कभी भी चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो स्टीरियोटाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो ये प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जनरलाइज्ड बिलीफ हैं, जो सामान्यीकृत धारणाएं लोगों ने मान ली हैं कुछ ग्रुप के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, कि यही सही है, कि लड़कियां कमजोर होती हैं, है ना, लड़के जो है रो नहीं सकते। ये सब जो है स्टीरियोटिपिकल बातें हैं, कि आपने रूढ़िबद्ध कर लिया किसी एक चीज को एक जेंडर के साथ। अब चाहे वो जाति को के आधार पर रूढ़िबद्धता हो कि फलानी जाति के लोग ऐसे होते हैं, फलाने देश के लोग ऐसे होते हैं, ये भी एक स्टीरियोटाइप है ना। हाँ ना, मेरा फिर दिक्कत हो रखी है ना, फिर आपको एनवायरमेंट में दिक्कत होगी। अगर आप ज्यादा अवेयर हो गए तो समाज उस स्पीड से नहीं आगे चल रहा है, तो फिर आप ज्यादातर जगहों पे तो आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि दुनिया थोड़ी बदल गई है इतनी जल्दी। अब पढ़ पढ़ के ये हो जाता है, और खुद भी आप अगर सेंसिटिव हो, क्यूरियस हो,
तो बेचैनी बढ़ती है पढ़ने से क्योंकि आसपास की दुनिया इतनी तेजी से चेंज नहीं होगी। हाँ, स्टीरियोटाइप रिलीजन से लेके हर जगह होते हैं भाई, हर जगह होते हैं। आई होप दिस विल बी द लास्ट जनरेशन, वार्म्स कह रहे हैं, टू फेस इट, है ना, इसके बाद शायद ना हो। बहुत टाइम लगेगा, अभी बहुत टाइम लगेगा, चीज़ें बहुत धीमे धीमे बदलती हैं। हाँ, बहुत टाइम लगेगा। आप खुद में बदलाव लाके देख लीजिए, अपने आसपास के 4 लोगों में बदलाव ला करके देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, आप वहां भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। हाँ, बॉयज को ब्लू कलर पसंद है और लड़कियों को पिंक, ये स्टीरियोटाइप है। हो सकता है किसी लड़के को पिंक कलर पसंद हो, लेकिन आप करने नहीं देंगे, मजाक उड़ाएंगे बाकी लोग उसका। ठीक है ना। चलिए, तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहाँ कहाँ हैं? परिवार में भी खूब भर भर के हैं कि हमारी लड़की जो है ये काम नहीं कर सकती, इस फील्ड में नहीं जा सकती, ज़्यादा पैसा हम लड़के पे लगाएंगे पढ़ाई पे, लड़की को पढ़ना है तो खुद से पढ़ ले, कहीं एग्जाम क्रैक कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना। आप देखेंगे कई जगहों पे तो आज भी ये हालात हैं कि खाना तक लड़कियों को कम दिया जा रहा है, उसके भाई को दूध का गिलास दिया जाएगा और बहन को शायद ना मिले। अब उसको इक्विटी मत कह देना कि उसको तो जरूरत नहीं है, इसको है, ये नहीं कह सकते हैं। आप इमोशनल हो रही हैं कि हाँ यार, ये इमोशनल होने वाली बात ही है, क्योंकि जो बदलाव आने चाहिए वो, और ये हर चीज पे अगर आप देखेंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे। फिर आप देखो ना, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे, जगह, किस जगह व्यक्ति रहता है, क्या बिहार से आ रहे हैं लोग तो उनको बुली किया जा रहा है, तो वो भी तो गलत ही है। समझ रहे हो बात को? तो वो हर आधार पे अगर स्टीरियोटाइप कहीं भी है तो वो गड़बड़ ही है। हाँ, परिवर्तन आ रहे हैं प्रज्ञा, लेकिन कितना टाइम लगेगा अभी यू नेवर नो। हमारे घर में कंपैरेटिवली बहुत 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 डिफरेंस है। मतलब माय मदर इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव पर्सन और माय फादर वाज आल्सो। मतलब अगर आप वैसे देखेंगे, देखिए अगर माइन्यूट लेवल पे जाओगे तो मुझे नहीं लगता इस देश में फिर कहीं भी आपको प्रॉपरली मिल पाएंगे, है ना। और बट अगर आप इन जनरल देखोगे तो बहुत बहुत ही क्या कहेंगे, काफ़ी चीज़ें काफ़ी बेहतर रही हैं। नहीं तो मतलब आसपास हम बाकी लोगों के देखते थे बहुत 100%। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी, है ना। ब्लैक एंड व्हाइट में देखोगे तो चीज़ें फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। उस पर तो फिर वो किताब लिखने वाली जैसी बात हो जाएगी। हाँ, जैसे लड़कियों को जो है कई जगहों पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, अगर 2 बच्चे हैं और लिमिटेड संसाधन है तो लड़की को सस्ते स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में डाल देंगे, लड़के को प्राइवेट में डालेंगे, या अच्छे प्राइवेट में लड़की को डाल देंगे और सस्ते प्राइवेट में, सॉरी, अच्छे प्राइवेट में लड़के को डाल देंगे और सस्ते प्राइवेट में लड़की को डाल देंगे। एनीवे, फैमिली की जब हम बात कर रहे हैं तो परिवार जो है आपका, वहां पे खूब भर भर के स्टीरियोटाइप आपको मिल जाएंगे, है ना। मैरिज में तो, मैरिज से बड़ा तो कोई उदाहरण ही नहीं है स्टीरियोटाइप का। घर भी लड़कियां ही छोड़ेंगी, है ना। बच्चे ऑफ कोर्स वो नेचुरल प्रक्रिया है, वो भी है ही, है ना। आपको कि फलाने जैसे मैरिज में रीसोशलाइजेशन बहुत होता है कि हमारे यहाँ तो ये खाते हैं, हमारे यहाँ तो ये पहनते हैं, है ना, बहुएं तो ऐसे रहती हैं और फलाना तो ऐसे करता है। मैरिज में तो दुनिया भर के स्टीरियोटाइप जो चले आ रहे हैं वो आपको 50 मिल जाएंगे, ठीक है ना। आपकी पति की डेथ हो जाए तो समाज का रिएक्शन देखिए, और आपकी पत्नी की डेथ हो जाए तो समाज का रिएक्शन देखिए। देख रहे हो? अभी जिनको लग रहा है कि उनके घर में बहुत इक्वालिटी है, एक बार बैठ के बात कर लेना, समझ आ जाएगी। नहीं उस हिसाब से तो फिर मैं कहती कि हमारे मतलब द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप, तो फिर तो उसमें बिल्कुल भी रत्ती भर का भी कोई इनइक्वालिटी है ही नहीं। बट ऐसे होता नहीं है, बहुत माइन्यूट लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सोसाइटी के जो शिकार हैं वो हैं तो हम सभी ना, थोड़े थोड़े। हाँ, कीपैड से टच स्क्रीन नहीं, लोगों के कपड़ों में मॉडर्नाइजेशन है, थॉट में नहीं है। थॉट में बहुत बैंड बजती है। थॉट के लेवल पे आपको कई बार समाज से भी लड़ना पड़ता है, कई बार बुरा भी बनना पड़ता है। थॉट में बदलना इतना आसान नहीं है ना। चलिए, एनीवे, करिकुलम की जब हम बात कर रहे हैं, करिकुलम में या एजुकेशन में भी खूब स्टीरियोटाइप देखने को मिल जाते हैं। आपको किताबों तक में, बुक्स में मिल जाएंगे कि जो लड़कियां हैं, मान लो, या स्कूल में भी अगर आप देख रहे हैं कि लड़कियों को रंगोली का काम दिया जा रहा है, लड़कों को एडवेंचरस काम दिए जा रहे हैं, जबकि दोनों को मिक्स ग्रुप बनवा करके आप वो काम करा सकते हैं। लड़कों को भी म्यूजिक में पार्टिसिपेट करने को कह सकते हैं, लड़कियों को भी बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने को कह सकते हैं। होमन कह रहे हैं कि जब लड़का बेरोजगार होता है तो शादी नहीं होती। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ना। कि क्योंकि घर आप एक ही व्यक्ति छोड़ रहा है, बच्चे भी एक ही व्यक्ति कर रहा है, फिर जो पूरा सिस्टम है वो ऐसा बनाया गया है कि वहां फिर उस चीज़ की दिक्कत होगी। इस पे हम बात करें तो एंडलेस है। अभी तो आप आ जाओ, पेपर भी हमको देना ही है। देखिए, तो करिकुलम यानी पाठ्यचर्या, आपकी एक्टिविटीज, करिकुलम में सब कुछ आ जाता है, आपका सिलेबस भी आ जाता है, ठीक है ना। तो आप अगर बुक्स में भी देखेंगे, अब तो खैर बदलने लगा है कि 2 लड़कियां जितना 2 पुरुष जितना काम 2 दिन में करते हैं, 4 लड़कियां मिलकर के वो काम
4 दिन में करती हैं, डबल। तो ये दिखाता है कि आपने पहले ही मान लिया कि लड़कियों की प्रोडक्टिविटी आपसे कम ही होगी। ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लड़कियां मैथ्स में कमजोर ही होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। जो बुक्स में या टीवी एडवर्टीजमेंट अगर आप देखेंगे, मीडिया की अगर हम बात करें, तो जब घर के काम करती हुई महिलाएं दिखाई जा रही हैं, अब तो हालांकि बहुत चेंज होने लग गया है ना। तो वो सारी चीजें हैं। फिर हम नया नया एड लेकर के आ रहे हैं रणबीर कपूर के, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो वो भी एक लेकर के आ गए एक एडवर्टीजमेंट। तो अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। नहीं, हमारा तो गर्ल्स स्कूल था, तो वहां तो ऐसा कुछ था नहीं कि ये गर्ल्स करेंगी कि बॉयज करेंगे। वहां तो जब जेंडर ही एक है तो क्या करोगे। दिल्ली में कोएड था जब मैं यहाँ दिल्ली आई। तो फ्यू कॉन्सेप्ट्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी यानी लैंगिक पहचान जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है ना। नजीमा कह रही हैं आप इसलिए शादी नहीं की हो। हाँ, तो सोच के लेवल पे इक्वालिटी इतनी कैसे कोई लेके आएगा जितनी दिमाग में मेरे है, तो बहुत दिक्कत की बात है ना। वो तो जो नॉर्मल है उस वो नॉर्मल इश्यूज तो रहे नहीं। अब खाना तो ना मुझे बनाना है ना मेरे पार्टनर को बनाना है, मन करे तो बना लो, वो सब तो इश्यूज खत्म हो गए ना। जो बेसिक घर के काम या जिनको लेकर के रहती हैं चीज़ें, वो सब तो नहीं है। तो बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी समाज शायद ना बदल पाए। तो फिर मैं यहाँ आपको जेंडर का लेक्चर दूँ और मैं फिर वही करूँ जा करके, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, लड़कों को रोने नहीं दिया जाता, ये भी प्रॉब्लम ही ना, स्टीरियोटाइप का ही उदाहरण है। मैं यार परसों जाऊंगी दुबई, परसों 23-24 25 को जाऊंगी, 25। जेंडर आइडेंटिटी यानी लैंगिक पहचान। जब हम लैंगिक पहचान की बात कर रहे हैं, लैंगिक पहचान, ठीक, कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। हो सकता है आपकी बॉडी एक फीमेल बॉडी हो बट आप मेल के जैसा महसूस करते हो। ऐसे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे बहुत सारे। तो आप अपने आप को एज अ मेल देखते हैं या फीमेल देखते हैं। हो सकता है कोई लड़का हो और वो उसको फेमिनिन फील होता हो, उसको एज अ फीमेल वो अपने आप को देखता हो, है ना। तो ये क्या है, ये जेंडर आइडेंटिटी है कि आप किस जेंडर से आइडेंटिफाई करते हैं। आप बायोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं बट आप नहीं करो भाई, जिसको अच्छी लगे करो शादी, दूसरे पे क्या थोपना है, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए, हम कौन होते हैं किसी को बताने वाले, ठीक है ना। तो मेल और फीमेल की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं। हो सकता है आपका बायोलॉजिकली आप डिफरेंट हो, लेकिन जेंडर क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्ट हो सकता है आप फील कुछ और करते हो, है ना। सत्यमेव जयते में एक एपिसोड आता था, आपने देखा हो तो पहले। हाँ, फिर हम बात करते हैं जेंडर रोल की, यानी समाज में जो नियम बनाए, जो रोल्स बना दिए गए हैं बेसिकली, वो जेंडर रोल हैं कि महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे। अब ये जो रोल हैं, इनकी टाइपिंग होती है। टाइपिंग एक प्रोसेस है, जेंडर टाइपिंग, कि आपको छोटे बाल रखने हैं लड़कों को, बड़े बाल रखने हैं लड़कियों को, साड़ी पहननी है लड़कियों को कुर्ता पजामा पहनना है लड़कों को। ये जेंडर रोल टाइपिंग है। तो टाइपिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से जेंडर रोल्स एक्वायर किए जा रहे हैं, अर्जित किए जा रहे हैं। स्टीरियोटाइप वो है जो चले आ रहा है पहले से, प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी लैंगिक भेदभाव। क्या है लैंगिक भेदभाव, क्या है लैंगिक भेदभाव। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है सिंपल, कि आप जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसी को भी। यानी आप लड़कों की तरफ अगर झुके हुए हैं, लड़कों को आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नहीं तुम्हारी वजह से हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लड़कों के साथ गलत कर दे रहे हैं, वो भी गलती है, वो डिस्क्रिमिनेशन है ना। आपके 4 फेवरेट स्टूडेंट हैं, उनकी तरफ आप झुके हुए हैं। तो भेदभाव किसी भी जेंडर के आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। रूढ़िबद्धता कहते हैं जी स्टीरियोटाइप को हिंदी में। जेंडर बायस यानी किसी भी, ये एटीट्यूड में है आपके, और डिस्क्रिमिनेशन आपके बिहेवियर में है। बायस मतलब किसी भी तरफ आप झुके हुए हैं अपनी सोच में, जो आपको लगता है कि लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, आप बायस्ड हैं, न्यूट्रल नहीं है, जबकि आपको न्यूट्रल होना चाहिए या सेंसिटिव होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो जेंडर बायसनेस की जब आप बात कर रहे हैं, तो जेंडर बायसनेस एटीट्यूड में होती है, आपके विचारों में होती है, और जब आप इसको बिहेवियर में ले आएंगे तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बन जाएगा। तो बायसनेस हो सकता है कि आप किसी एक तरफ झुके हुए हो, कि आप लड़कियों के प्रति ज्यादा बायस्ड हो या लड़कों के प्रति ज्यादा बायस्ड हो, लेकिन अगर आप वो व्यवहार में ले आएंगे तो वो डिस्क्रिमिनेशन बन जाएगा। कहीं ना कहीं बायसनेस स्टीरियोटाइप में भी होता ही है, क्योंकि आप किसी एक तरफ झुके हुए हैं कहीं ना कहीं। देख रहे हो बात। तो ये कहानी है। जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ टीचर आप में, कि रोल को बिल्कुल बांध नहीं देना है कि फिक्स हो गए रोल, ये महिलाओं के पुरुष के। जेंडर रोल में फ्लेक्सिबिलिटी आपको एज अ टीचर देखनी चाहिए। जेंडर टाइपिंग, ये जो जेंडर रोल्स को आपने जिस प्रक्रिया के माध्यम से आप भर रहे हैं दिमाग में, उसको जेंडर टाइपिंग कहते हैं।
स्टीरियोटाइप जो चला आ रहा है पहले से। स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन भी है कुछ हद तक बायस भी है। डिस्क्रिमिनेशन जब आप व्यवहार में कोई चीज कर रहे हैं, बायसनेस आपके दिमाग में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है व्यवहार में ही हो कि आप बायस्ड हैं किसी जाति, किसी धर्म, किसी जेंडर के प्रति। हिडन करिकुलम या प्रछन्न पाठ्यचर्या एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप छोटा सा है 1 नंबर का समझ लीजिए। हिडन करिकुलम रेफर्स टू दी अनरिटन अनऑफिशियल, अच्छा इससे पहले आपको जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा, है ना। जेंडर पैरिटी यानी समता का इस्तेमाल करना है, आप किसी भी तरफ झुके ना रहें, जहां जरूरत हो उस हिसाब से देखें। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करें, यानी लिंग तटस्थ भाषा, लिंग तटस्थ भाषा, लिंग तटस्थ भाषा, यानी न्यूट्रल का मतलब है जैसे गियर में होती है ना गाड़ी, तो गियर डाल रहे हो, फर्स्ट गियर सेकंड गियर, यहाँ किसी भी गियर में नहीं है, ना तो फीमेल्स की तरफ है ना मेल्स की तरफ है, जीरो, न्यूट्रल, तटस्थ। तो जेंडर की तरफ झुकी हुई नहीं है आपकी भाषा। जैसे कैमरा मैन ना कह करके आप कैमरा पर्सन कहते हो, कैमरा मैन ना कह करके आप कैमरा पर्सन कहते हो, कैमरा पर्सन कहते हो, ठीक है, कैमरा पर्सन, ठीक है। वीओडी कल डलेगा भाई, आज नहीं, कल या परसों में डल जाएगा। फिर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ कैमरा मैन, मैन क्या है इससे आपको पता लग रहा है कि व्यक्ति का जेंडर क्या है, लेकिन आपको काम से मतलब होना चाहिए, काम इंपॉर्टेंट है, जेंडर इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, है ना। तो कैमरा पर्सन कोई भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है। चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन यूज कर रहे हैं आप, भाई क्यों आपको जेंडर को दर्शाना है कि चेयरमैन है कि विमेन है, हाउ डज इट मैटर, है ना। चेयर पर्सन, काम इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति का जेंडर महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि उसके जेंडर का पता लगे उसके काम से। प्रिंसिपल या टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बहुत नहीं होते हैं लोग जेंडर न्यूट्रल काफी हद तक, बट कई बार सेंसिटिविटी आपको दिखानी पड़ती है, कोरियोग्राफर राइट, कि आपको अगर आप कई जगहों पे फीमेल्स के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब हो सकता है आप इक्विटी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि एक तरफ ऑलरेडी दबाया गया तो उनको एम्पावर करना पड़े आपको। हाँ प्रेसिडेंट, लेकिन राष्ट्रपति अपने आप में शब्द मुझे जेंडर न्यूट्रल नहीं लगता। पायलट हो सकता है बिल्कुल। देखो अभी बैट्समैन से बैटर किया है बीसीसीआई ने कुछ साल पहले, कि बैट्समैन, भाई बैट्समैन ही क्यों का, बैट तो कोई भी पकड़ सकता है, बैटर स्मृति मंदाना भी हो सकती है और विराट कोहली भी हो सकते हैं, तो बैटर कर दिया शब्द को। सैलरीज को बराबर किया गया महिलाओं और पुरुषों की, क्रिकेट में, बॉलीवुड में तो बात चलती ही रहती है, ठीक है। डायरेक्टर कोई भी हो सकता है, चेयरपर्सन कोई भी हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो आपको बस सिंपल देखना है कि किसी भी जेंडर के तरफ ना झुका हुआ हो, है ना। जो भाषा है आपकी वो जेंडर न्यूट्रल हो, उससे जेंडर का पता लगे उसकी जरूरत नहीं है। कल क्लास होगी भाई, कल भी होगी क्लास और परसों भी होगी क्लास, तो नहीं 22 है ना आज, 23 और 24, हाँ 23-24 को मैं क्लास लूंगी, इतनी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा छुट्टियां नहीं होंगी आपकी, क्योंकि बीच में छुट्टियां हैं भी ना, न्यू ईयर की, 25 की, इसकी उसकी, सैटरडे संडे भी पढ़ रहे हैं, तो उसकी चिंता आपको होनी नहीं चाहिए। मैं देख लेती हूँ एक, ओ गॉड